Welcome back everyone. Let's start our chapter 10, that is government budget and the economy. In the last video we have studied about the budget receipts. हमने budget receipts के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में. अब यहाँ पर हमको कंक्लूड करेंगे. लास्ट टॉपिक है ये बजट एक्सपेंडिचर. मैंने आपको बताया था कि बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं या टाइप्स ऑफ बजट हम कह सकते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो बजट एक्सपेंडिचर एक तो बजट एक्सपेंडिचर या बजट रिसिप्ट्स. ठीक है, पैसा रिसिप्ट्स कहाँ से आ रहा है. हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है. तो वो हमने दो टाइप की रिसिप्ट्स पढ़ी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, कितने फर्दर हमने इसको क्लासीफाई किया है कितने पार्ट्स में. तो एक्सपेंडिचर्स हम सबको पता है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर में जो भी हम एस्टिमेट लगाते हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए कि हमारा कितना खर्चा हो सकता है एक फिस्कल ईयर में, एक कमिंग ईयर में, तो उसको हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर. जो आपका बजट एक्सपेंडिचर है उसको हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब हम इनको एक एक कर देखेंगे ये होते क्या हैं. जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि ना तो कोई असेट्स को क्रिएट करते हैं, ना ही किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं गवर्नमेंट की. राइट, ना तो ये कोई असेट को, ना तो ये लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे और ना ही किसी एसेट को क्रिएट करते हैं. ठीक है, उन टाइप के एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये रेकरिंग टाइप के होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज. अब भाई गवर्नमेंट किसी को सैलरी पे कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है, तो ना तो वो उनकी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रही है और ना ही उनकी किसी भी तरीके की कोई एसेट को क्रिएट कर रही है. अगर सरकार किसी भी तरीके की कोई पेंशन देती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, तो ना तो वो कोई एसेट क्रिएट कर रही है और ना ही वो कोई लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही है. तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आते हैं. रेकरिंग टाइप के होते हैं और ये किसी भी तरीके की एसेट को क्रिएट नहीं करते हैं और ना ही कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं. उन टाइप के खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट, इसके बाद आता है दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या तो वो कोई एसेट्स को क्रिएट करेगा या किसी भी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, इन दोनों में से कोई एक काम करेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक ऐसा खर्चा जो या तो किसी भी एसेट को क्रिएट कर दे. हमने कोई खर्चा किया, लाइक स्कूल बनवाया, तो स्कूल बनवाने में खर्चा तो हुआ लेकिन स्कूल बनकर तैयार हो गया ना, हमारा बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई. रोड पर खर्चा किया, रोड बनवाने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो रोड बनकर तैयार हो गई ना, तो हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई. ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दे, कोई भी जिम्मेदारी है, कोई भी लोन है, कुछ भी है, उसको चुका दे या कुछ भी कर दे, तो वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, ये कभी कभी होते हैं. अब रोड हर समय नहीं बनती हैं, बिल्डिंग्स हर टाइम हम नहीं बनाते हैं, स्कूल्स नहीं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाते हैं, वो जब ज़रूरत होती है तब हम उनको बनाते हैं. इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करती है. ऑब्वियसली भाई रोड बनेगी या कोई बिल्डिंग बनेगी या कोई स्कूल बनेगा तो हमारा कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमी का. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, रोड, डैम, परचेज ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी हम ऐसा कुछ परचेज करते हैं तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है. राइट, इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बजटरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट, यहाँ पर डेफिसिट का मतलब समझ लीजिए. डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं हमारे रेवेन्यू से, हमारे खर्चे तो ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, स्पेंडिंग्स ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, कलेक्शन हमारे पास कम हो रहा है, उस टाइप उसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट. राइट, एक बार फिर से समझ लीजिए, बजटरी डेफिसिट क्या होता है. इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल
कलेक्शन तो मेरे पास 100 रुपीज़ का आया, लेकिन मेरे खर्चे कितने हो गए, 120 के हो गए, तो उसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। जो आपके बजटरी डेफिसिट होते हैं, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं वो, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, रेवेन्यू ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं एक फिस्कल ईयर में, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू में कमी कहाँ से आ जाती है भाई, हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जब वो रेवेन्यू रिसिप्ट से कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इफ़ यू विल गेट एनी न्यूमेरिकल देन यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं भाई, किसी भी इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो इतनी एबल नहीं है कि अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट कर पाए, तभी तो उसके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, रिसिप्ट्स कम हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट नहीं कर पा रही है। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। ऑब्वियसली भाई एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, रिसिप्ट्स कम होंगी, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, डिसेविंग करना शुरू करेंगे। जो भी गवर्नमेंट की सेविंग्स होती हैं हम उसमें से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें तो भाई मैनेज करना है सब कुछ, एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट डिसेविंग करना स्टार्ट करती है अपनी सेविंग्स में से। ठीक है, इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रिसिप्ट्स। तो ये क्या है, एक तरीके से एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपके इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह आपके यहाँ काम करेगा कि या तो सरकार को अपने खर्चे कम कर लेनी चाहिए, या उसे अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, उसको अपनी रिसिप्ट्स बढ़ानी चाहिए, राइट। तो एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है। 3 इम्प्लीकेशंस होते हैं। पहला, ये शो करता है दैट आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज गवर्नमेंट इज डूइंग डिस सेविंग्स, एंड थर्ड वन इज इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर हम टोटल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने रेवेन्यू डेफिसिट की बात की थी तो सिर्फ हमने रेवेन्यू के बारे में बात की थी, या फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया जब हमारे टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, बोरोइंग्स नहीं लेते हैं हम इसमें फिस्कल डेफिसिट में। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ पर हमारे टोटल खर्चे ज़्यादा हैं टोटल रिसिप्ट से, तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके, इम्प्लीकेशंस क्या इंडिकेट करता है, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब होता है चारों तरफ से कर्जे में गिर जाना। भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स ही ज़्यादा हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपके रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों कम हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बाहर से पैसा लेंगे, और जब अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए पैसा लेंगे तो एक उनकी इंटरेस्ट को हम पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जब पे नहीं कर पाएंगे तो डेट ट्रैप हो जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन ऑब्वियसली अपने आप क्रिएट हो जाएगी आपकी कंट्री में। अब ये इन्फ्लेशन की कंडीशन कैसे क्रिएट होगी, अब आप ये देखिए। सबसे पहले सोर्स टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। आप क्या करेंगे कि जब आपके खर्चे मीट आउट नहीं होंगे तो आप बाहर से बोरोइंग करेंगे, बाहर से पैसा लेंगे। ठीक है, जब बाहर से पैसा लेंगे तो जब उस पैसे को आप पे नहीं कर पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डेट ट्रैप हो जाएंगे, आप कर्जे से घिर जाएंगे चारों तरफ से। ठीक है, जब आप कर्जे से चारों तरफ से घिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप आरबीआई को बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स कि जब हम आरबीआई को कहते हैं कि जब सरकार आरबीआई को कहती है कि आप नोट छापिए और ज़्यादा करेंसी प्रिंट करिए,
तो आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है, मतलब उनसे कुछ गोल्ड वोल्ड या कोई सिक्योरिटी रखकर करेंसी प्रिंट करना शुरू करती है। भाई जब करेंसी प्रिंट करेगी तो वो मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगी तो लोगों की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपकी इकोनॉमी में, राइट। तो ये क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जब होगी तो उससे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू, मतलब प्राइस हाई हो सकते हैं क्योंकि डिमांड लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना मार्केट में, ठीक है। इसके बाद फॉरेन डिपेंडेंस, ऑब्वियसली हम फॉरेन कंट्रीज़ की चीज़ों पर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, फॉरेन पर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। अब जब हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, चीज़ों को मीट आउट करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे, और डिमांड करने के बाद फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास चीज़ें आएंगी, तो हमारा फॉरेन डिपेंडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिस्कल डेफिसिट हैं। ये हम फिस्कल डेफिसिट को कैसे फाइनेंस कर सकते हैं और क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, ये वो है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड फिस्कल डेफिसिट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। रेवेन्यू जहाँ वर्ड है तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, और फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट में आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स टोटल रिसिप्ट से बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। ये एक डिफरेंस होता है कि डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट का, करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है, और इंटरेस्ट जो हमें पेमेंट करना है प्रीवियस बोरोइंग, जो हमने पहले, जैसे मान लीजिए इस साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है 100, और जो प्रीवियस बोरोइंग्स हैं, प्रीवियस हमने जो पैसा लिया था उस पर हमें इंटरेस्ट देनी है, मान लीजिए 90 रुपीज़, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, 100 माइनस 90 दैट इज़ 10। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से क्या होती हैं, बोरोइंग्स होती हैं करंट ईयर की। आप ये मान लीजिए, देखिए किसी आपके न्यूमेरिकल में फिस्कल डेफिसिट ना देकर, फिस्कल डेफिसिट किसी क्वेश्चन में बोरोइंग्स करके आपको चीज़ें दे रखी होंगी, उस बोरोइंग्स को ही हमको, राइट, किसी क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा होगा, फिस्कल डेफिसिट दे रखा होगा, तो बोरोइंग्स दे रखी होंगी, तो हम इसको, और यहाँ पर बोरोइंग्स लिख लीजिएगा आप लोग। बोरोइंग्स या फिस्कल डेफिसिट एक ही बात है, मान लीजिए आप, ठीक है। बोरोइंग्स की जगह हम फिस्कल डेफिसिट का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से ये इंटरेस्ट जो दे रखी है, इंटरेस्ट इस साल की नहीं है, ये इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए इस साल हमने बोरोइंग्स की 100 की, और इस साल हम बोरोइंग्स 100 की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 90 रुपीज़ पिछले पे करने हैं। हमने इस साल 100 की बोरोइंग की है और हमें पिछली साल का जो इंटरेस्ट है वो 90 देना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार सिर्फ हमें कितने की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 10 रुपीज़ की ज़रूरत है इस साल, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 100 रुपीज़ लेते हैं और पूरा हमें 100 ही मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इसका मतलब इस साल तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, यानी कि इस साल तो हमें कुछ भी पे करना, मतलब हमें बोरोइंग करनी ही नहीं है बाहर से, हमारा सब कुछ इकोनॉमी सही चल रही है, क्योंकि ये जो हमें 100 लेना है ये पिछले साल के लिए ले रहे हैं पेमेंट करने के लिए, इस साल हमें बोरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। प्रीवियस बोरोइंग पर पेमेंट करते हैं हम, उसके लिए वॉट एवर वी आर टेकिंग बोरोइंग्स और एनीथिंग एल्स, वो हम उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, इट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। इसका ये मतलब होता है कि इंटरेस्ट के अलावा अब आपकी जो गवर्नमेंट है उसको कितना बोरो करना है अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। इंटरेस्ट के अलावा अब उसको कितना, इस साल के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 10 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ कितना बोरो करना चाहिए, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अ लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, जो आपका कम हो या ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट हो, इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। यानी कि ज़ीरो बिल्कुल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सिर्फ इंटरेस्ट है ना, ये गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि आप बाहर से पैसा लो, अदरवाइज़ सरकार को पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो इम्प्लीकेशंस होते हैं प्राइमरी डेफिसिट के। एक बार फिर से समझ लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
जब रेवेन्यू रिसिप्ट से एक्सेस में चला जाता है एक फिजिकल ईयर में, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। जो सेकंड वन इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में हम टोटल एक्सपेंडिचर्स में से, यानी कि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर्स जब टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, राइट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स के नाम से भी जान सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट, करंट ईयर के जो फिजिकल डेफिसिट होता है, और आपको जो प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स पर जो इंटरेस्ट पे करनी होती है, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, जो ये इंडिकेट करती है कि आपकी सरकार को जो पैसा लेना पड़ रहा है वो किस लिए लेना पड़ रहा है। क्या इंटरेस्ट के अलावा उसके कोई और भी खर्चे हैं उसके लिए लेना पड़ रहा है, या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लेना पड़ रहा है। तो इससे ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं हमको, राइट। तो हियर योर चैप्टर 10 इज़ फिनिश, and very soon we will going to start our chapter 11. Till then, goodbye.